सीबीएसई, आईसीएसई और एनसीईआरटी के कक्षा 4 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। आज मैक इन्फो का दूसरा ट्यूटोरियल क्लास है। फिर से वही हिंदी व्याकरण के साथ हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो इससे पहले इसके पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि भाषा, व्याकरण और लिपि किसे कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या है, शब्द और वाक्य क्या है। तो पहले हम जानेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी यूनिट। तो भाषा की सबसे छोटे यूनिट सबसे छोटी यूनिट जो है वो वर्ण कहलाती है। और एक बार कहता हूँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ये वो ध्वनि चिन्ह है जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो कि हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। किसी भी लिपि में कुछ भी लिखने के लिए उस लिपि के संकेतों या चिन्हों की सहायता ली जाती है। उससे लिखने के लिए संकेतों या चिन्ह की सहायता ली जाती है। उन संकेतों को बोलते समय हम अपने मुंह से विशेष प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं। यह ध्वनि छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। कुछ ध्वनियाँ इतनी छोटी होती हैं कि उनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात ये ध्वनियाँ भाषा की सबसे छोटी इकाइयाँ यानी यूनिट होती हैं। तो अब आप सबने समझा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब हम वर्ण पढ़े। अब वर्णमाला क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। किसी भी भाषा में अनेक प्रकार के वर्ण होते हैं। जैसे अंग्रेजी में 26 वर्ण हैं, अल्फ़ाबेट्स। वैसे ही सभी भाषाओं में, उड़िया में, हिंदी में, उर्दू में, सभी भाषाओं में उनके अपने अपने वर्ण होते हैं। तो इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को यानी ग्रुप को वर्णमाला कहा जाता है, यानी वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा की भी अपनी एक वर्णमाला है। इस वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण वो होता है स्वर वर्ण उन वर्णों का उच्चारण करते समय, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। वो वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ। ऐसे ही इन वर्णों को स्वर वर्ण करते हैं। स्वर वर्ण 11 स्वर वर्ण होते हैं। और दूसरा हुआ व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। जैसे का, खा, गा, घा, वा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण,
त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालव्य श मूर्धन्य श दंत्य श ह ऐसे। तो ये एक वर्णों का व्यवस्थित समूह है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो आपने पढ़ा कि व्यंजन वर्ण के साथ अ स्वर लगा हुआ है, इसलिए जब व्यंजन वर्ण हम का उच्चारण करते हैं उसमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम बोलते हैं क, ख, उसमें इन सभी व्यंजन वर्णों में अ जैसे स्वर्ण वर्ण की सहायता ली हुई है या हमें लेनी पड़ती है या उसमें लगा हुआ है। यदि इसे अ के बिना लिखना हो तो उसके नीचे एक हलंत दिया जाता है, यानी क नहीं कह सकते, रुक जाता है। मतलब जो भी व्यंजन वर्ण उसका शब्द उच्चारित ही नहीं हो पाता, क्योंकि अगर उसमें क हलंत अ उसमें लग जाएगा तो क होगा, अगर हलंत होगा तो उसको उच्चारित नहीं किया जा सकता। तो उसको उच्चारित करने के लिए व्यंजन वर्ण को उच्चारित करने के लिए हमें हर हालत में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। या आ की सहायता ले सकते हो, छोटी ई की सहायता ले सकते हो, बड़ी ई की सहायता ले सकते हो, छोटी ऊ की सहायता ले सकते हो, बड़ी ऊ की, ए की, ऐ की, रू की, ओ की, औ की। इन स्वर वर्ण की सहायता लेकर हम व्यंजन वर्ण को पढ़ सकते हैं। 11 स्वरों के अलावा 2 वर्ण ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग स्वर वर्ण की तरह किया जाता है, जैसे अंग और अह। अंग को अनुस्वार कहते हैं या अनुस्वार कहा जाता है, और अह को विसर्ग कहा जाता है। अंग के निशान इस तरह होते हैं और अह यानी विसर्ग के निशान इस तरह होता है। अनुसार के निशान ऐसे, विसर्ग के निशान ऐसे होते हैं। 33 व्यंजनों के अतिरिक्त 2 वर्ण ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग व्यंजन वर्ण की तरह किया जाता है, ढ और ढ। इन्हें अन्य व्यंजन कहा जाता है। और कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो 2 वर्णों के मेल से बने हैं, ये व्यंजन की तरह प्रयुक्त होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और स्त्र। जैसे क और मूर्धन्य स के मिलाव से क्ष बनता है, त और र, त में हलंत और र के मिलाव से त्र, ज में हलंत और ज्ञ के मिलाव से ज्ञ, और स तालव्य स और र के मिलाव से स्र बनता है। अब हम जानेंगे स्वरों की मात्राएं। जब व्यंजन वर्ण के साथ कोई स्वर जुड़ता है तब उस स्वर का रूप बदल जाता है, अर्थात स्वर अपने मूल रूप के स्थान पर मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। अ को छोड़कर हर स्वर की अपनी अलग मात्राएं होती हैं। अ की कोई अपनी मात्रा नहीं है। अ को छोड़कर बाकी सभी स्वर वर्णों की अपनी अपनी एक मात्राएं होती हैं या अपनी अलग मात्रा होती है। आइए आपको मात्राओं का ज्ञान 12 खड़ी की सहायता से कराते हैं। 12 खड़ी क्या है? 12 खड़ी उस तालिका को कहते हैं जिसमें व्यंजनों के साथ साथ स्वर की भी मात्राएं लगी होती हैं। आ से लेकर
औ तक, और की तो कोई मात्रा नहीं होती, तो आ से लेकर औ तक 10 स्वरों की होती है, और उनमें से और 2 जुड़ जाते हैं, और उनके साथ साथ अंग यानी अनुसार और अह यानी विसर्ग के साथ उसमें की मात्रा उसमें जुड़कर 12 मात्राएं बनती हैं। उन्हें 12 खड़ी कहते हैं। 12 प्रकार के मात्राओं के कारण इसे 12 खड़ी कहा जाता है। अब लोग इसे अंग आह को हटाकर 10 खड़ी बोलते हैं। अब अंग आह को हटाकर लोग इसे 10 खड़ी भी बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, क मतलब क में अ की मात्रा जुड़ी है, का आ की मात्रा, की छोटी ई की मात्रा, की बड़ी ई की मात्रा, कु छोटी ऊ, कु बड़ी ऊ, के एक ए की मात्रा, कई आई की मात्रा है, को ओ की मात्रा है, कऊ औ की मात्रा, कंग यानी अनुसार की मात्रा है, और कहा ये विसर्ग की मात्रा है। तो इसी तरह स्वर वर्णों में अ को छोड़कर बाकी जो वर्ण हैं उनको मात्रा के तर पे उनकी मात्राओं के चिन्ह हैं, और उनको मात्रा व्यंजन वर्ण के साथ मात्रा के रूप में जोड़ा जाता है। अब चलेंगे, आइए जानते हैं चंद्रबिंदु की भी एक मात्रा होती है। चंद्रबिंदु की मात्रा कैसे होती है? चंद्र की तरह एक निशान होता है, उसके अंदर एक बिंदु होती है, चंद्र बिंदु। इस प्रकार से ह में अगर चंद्र बिंदु जोड़ा जाए उसके ऊपर, तो जैसे हाँ, जैसे ल ह गा, अगर ह में चंद्र बिंदु जुड़ जाता तो लहंगा। क में आकार जुड़ता है तो का, अगर क में आकार और चंद्र बिंदु जुड़ता है तो का, जैसे कांच। तो इसी तरह चंद्र बिंदु की भी मात्रा जुड़ जाते हैं। अब हम जानेंगे संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। संयुक्ताक्षर जब दो व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ते हैं, तब जुड़े हुए व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। संयुक्ताक्षर कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, देखें, जौ में जौ की संयुक्ताक्षर हो सकती है, जैसे छज्जा। बौ में बौ की संयुक्ताक्षर हो सकते हैं, जैसे गुब्बारा। यानी पाई वाले वर्णों में से पाई हटाकर भी हम संयुक्ताक्षर लिख सकते हैं, और घुंडी वाले वर्णों में से घुंडी हटाकर भी हम संयुक्ताक्षर लिख सकते हैं, जैसे क में क, जैसे मक्का। क में ख, जैसे मक्खी। बिना पाई या घुंडी वाले वर्णों में हलंत चिन्ह लगाकर भी हम संयुक्ताक्षर लिख सकते हैं। वो कैसे होता है? ड में ढ, जैसे बुढ़ा। ट में ट, जैसे भुट्टा। भुट्टा मतलब मकई का भुट्टा। तो अरुण और रूपेश सड़क के किनारे खड़े हैं। उनके पास एक ट्रक आकर रुका। ट्रक, ट में र। ट्रक चालक का नाम प्रदीप था। उसने शहर जाने का मार्ग पूछा। तो यहाँ अब ध्यान दो, ध्यान से। अरुण, इसमें ऊ की मात्रा र के बगल में लगी है, जबकि अन्य में ऊ की मात्रा नीचे की ओर लगती है। ठीक है। रुपेश, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा र के बगल में लगी है, जबकि अन्य व्यंजनों में
बड़े ऊ की मात्रा नीचे की ओर लगी होती है। मार्ग, इसमें गौ के साथ रौ जुड़ा हुआ है। रौ जबकि एक व्यंजन रौ जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तब रौ का रूप रेफ यानी इस प्रकार का होता है। इसे हम रेफ कहते हैं। रौ का रूप इस प्रकार का हो जाता है जिसे हम रेफ कहते हैं। प्रदीप, प्रदीप, इसमें प और रौ, प के साथ रौ जुड़ा हुआ है। रौ से पहले जब कोई स्वर रहित व्यंजन आता है और रौ से जुड़ जाता है तब रौ का रूप ऐसे हो जाता है, ऐसे। ऐसे हो जाता है, इस प्रकार हो जाता है। इस रूप को पदैन कहा जाता है। इस रूप को पदैन कहा जाता है। प्रदीप, प्रकाश, प्रशांत, ऐसा। ट्रक, इसमें टॉ के साथ रौ जुड़ा हुआ है। टॉ या डॉ के साथ जब रौ जुड़ता है तब उसका रूप इस प्रकार का हो जाता है। उसको भी हम उसे भी पदैन कहा जाता है। उसका रूप इस प्रकार का हो जाता है। ट्रक, ट्रक, इसको भी हम पदैन कहते हैं। अब हम जानेंगे शब्द और वाक्य किसे कहते हैं। अभी तक आपने स्वरों और व्यंजनों के बारे में जाना। स्वर और व्यंजन किस प्रकार से आपस में जुड़ते हैं ये भी सीखा। ये स्वतंत्र रूप से भी आपस में मिलते हैं। आइए आपको इनके मेल के बारे में बताएं। अब पहले जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनका कुछ अर्थ निकलता हो तब वो वर्ण का ये मेल शब्द कहलाता है। इसे क्या पता चला कि जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता हो, बिना अर्थ वाले शब्द अगर जुड़ गए या वर्ण अगर जुड़ गए, उसका कोई अर्थ नहीं निकला तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। अगर दो वर्ण आपस में मिले और उनका कोई अर्थ निकलता हो तो वो वर्ण कहलाता है। यानी जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनका कुछ अर्थ निकलता हो तब वो वर्ण का ये मेल शब्द कहलाता है। जैसे बड़ी ई, ख, इक, गन्ना, कमल, कमल तो कमल का फूल। और अगर हम खा ई लगाएंगे, खई, कोई मतलब ना निकले तो वो शब्द नहीं है। कामल, ला कामा लगा अगर कर देंगे तो ला कामा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो भी शब्द नहीं है। अजगर, अजगर सांप का नाम है। अगर हम गारा जा हम लगेंगे तो उसका कोई अर्थ ना निकले तो वो शब्द नहीं है। तो शब्द वो होता है जो दो या दो से अधिक वर्ण के मिलाव से बनता है और उसका कोई अर्थ do हो तो वो शब्द कहलाता है। अब जानेंगे हम वाक्य किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता हो तब वो शब्दों का यह मेल वाक्य कहलाता है। जैसे निधि आई, निधि प्लस आई, निधि आई। मदन पाठशाला गया, 3 शब्द हैं।
तीनों शब्द को जोड़ दिया गया तो मदन पाठशाला गया, ये भी इसका एक संपूर्ण अर्थ निकल रहा है। तो ये भी देखिए, शब्द के एक वर्ण का भी, शब्द एक वर्ण का भी हो सकता है, एक वर्ण। जैसे मैंने खाया था ना, एक वर्ण का भी हो सकता है। जैसे मैंने खाया था ना, मैं न एक शब्द है, मैं। अच्छा, वाक्य एक शब्द का हो सकता है। जैसे जाओ, तो मैंने किसी को कहा जाओ, तो एक वाक्य बन गया, एक शब्द का भी वाक्य हो सकता है। आओ, वो भी एक शब्द का वाक्य है, तो वाक्य एक शब्द का हो सकता है। तो इसके बाद हम अगले क्लास में हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, नाउन। तब तक के लिए शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।